सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी साथियों को, सभी बच्चों को नमस्कार। संस्कृत व्याकरण हम शुरू कर चुके हैं। आज का हमारा विषय है वर्णों के उच्चारण स्थान। संस्कृत और हिंदी व्याकरण लगभग एक जैसी ही है, थोड़ा बहुत अंतर है। तो उच्चारण स्थान पढ़ेंगे आज हम। संस्कृत व्याकरण में उच्चारण स्थान क्या है? वर्णों के जो उच्चारण स्थान हैं, उच्चारण स्थान में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी परिभाषा क्या है। अर्थात कंठ, तालु, मूर्धा, ये जो यहाँ पे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका को उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों का उच्चारण करने के लिए फेफड़े से निकली निश्वास वायु इन स्थानों का स्पर्श करती है। कुछ वर्णों का उच्चारण एक साथ दो स्थानों से भी होता है। वर्णों के उच्चारण स्थानों को हम आगे तालिका दे रखी है, उसमें समझाएंगे। अर्थात उच्चारण स्थान की परिभाषा क्या है? जो हमारे संस्कृत में वर्णमाला में जो वर्ण हैं, उनको उच्चारण करते समय हमें अलग अलग जो वर्ण जिस जिस हमारे मुख के जिस जिस भाग को, जिस जिस स्थान को स्पर्श करते हुए निकलता है, उच्चारण करने के लिए जो फेफड़ों से निकलती है हमारी वायु अंदर से, तो उस स्थान को स्पर्श करती है, वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान जैसे कोई कंठ भाग होता है, तालु होता है, मूर्धा, दंत, ओष्ठ भी होता है। कुछ वर्ण ओष्ठ को स्पर्श करते हैं, नासिका, जिह्वामूल, और कुछ वर्ण कंठ और तालु दोनों को स्पर्श करके निकलते हैं। कुछ होते हैं कंठोष्ठ के, कुछ दंतोष्ठ। तो इस प्रकार हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में समझेंगे कि क्या है। एक यहाँ पर ये दे रखा है, एक इस आकृति के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि ये उच्चारण स्थान हमारे क्या है। ये यहाँ पे एक मुख आकृति बना रखी है, आप देख सकते हैं सभी। इस मुख आकृति में अलग अलग हमारे मुख के जहां जहां से वायु निकलती है, वहां वहां से उसका उच्चारण, वर्णों का उच्चारण होता है, उसी को उसका उच्चारण स्थान कह देते हैं। तो इनमें सबसे पहले हम जब उच्चारण स्थान समझने के लिए वर्णों के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारा शुरू में आता है कंठ। कंठ भाग, संस्कृत में सूत्र आता है अकु है विसर्जनीयानाम कंठ है। अकु है विसर्जनीयानाम कंठ है। अर्थात अ से अ और आ दोनों वर्ण आ जाते हैं। कु से क वर्ग, क ख घ घ अंग, और है से है वर्ण। और विसर्ज, विसर्ज का अर्थ है कि विसर्ग। जो हमारे संस्कृत में विसर्ग होते हैं, ये जो यहाँ पे दो पीछे किसी अक्षर के पीछे दो डॉट लगा देते हैं, इसको विसर्ग बोलते हैं, आपको पता है। तो अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। अ क वर्ग, क ख घ घ अंग और है। इन वर्णों को हम जब उच्चारण करेंगे तो ये कंठ भाग से उच्चारित होंगे। इनको उच्चारण करने के लिए हमें जो हमारी वायु अंदर से निकलेगी, फेफड़ों से स्पर्श करती, कंठ भाग को स्पर्श करेगी। अर्थात ज्यादा बोलते समय अ क ख घ घ घ, जैसे कोई विसर्ग है, राम शब्द के पीछे विसर्ग लगाएंगे तो रामः। तो इनको उच्चारण करने के लिए कंठ भाग पे अधिक स्पर्श करती हुई वायु निकलती है, इसलिए इसको कंठ है, कंठ वर्ण से इनका उच्चारण होता है। इसके बाद एक आता है तालु। ईचु यशा नाम तालु। अर्थात ई से ई और ई, हर्षव ई और दीर्घ ई दोनों ही आ जाती है, यहाँ पे इसमें नहीं दे रखी है। चु से च वर्ग, च छ झ झ, और य वर्ण, और श, जो कुछ बच्चे इसको सलगम वाला स बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, तालव्यस्कार होता है ये। तो इन वर्णों का उच्चारण हमारे तालु भाग से होता है। ई च छ झ झ, और य और श तालव्यस्कार। कुछ बच्चे इसको 21 वाला स बोल देते हैं, तालव्यस्कार होता है ये, सलगम वाला स बोल देते हैं। तो इन वर्णों का उच्चारण हम तालु भाग से, तालु जीभ और हमारे जो कंठ के नीचे से जब हवा वायु स्पर्श करते निकलती है, तालु भाग होता है जो हमारा एक, तो वहां से
इस वर्ण को हम, इन वर्णों को ई चो छो झो जो य श, इन वर्णों का उच्चारण हमेशा तालव्य भाग से होता है। उसके बाद आता है मूर्धा। ऋटुषाणाम मूर्धा। री ट, री से री हो गया रिकार, और टू से ट वर्ग। ट वर्ग में ट ठ ढ ढ अण, और र से र और श। ये मूर्धन्यष्कार होता है, जिसको बच्चे पेट पटाशय बोलते थे, षटकोणशय बोलते हैं, मूर्धन्यष्कार होता है ये। इन वर्णों का उच्चारण मूर्धा भाग से, जो हमारे गले का मूर्धा भाग है, जो जीवा के ऊपर हम एकदम से जब उच्चारण करेंगे, जैसे री ट ठ ढ ढ ढ, इन वर्णों का उच्चारण र और श, इन वर्णों का उच्चारण मूर्धा भाग से होता है। और इस प्रकार से मूर्धन्यष्कार बोलते हैं इसको, ये तालव्यष्कार होता है। उसके बाद है दंत वर्ण। लरितु लशानाम दंत है, ये संस्कृत में सूत्र है, और अर्थात लरी संस्कृत में लरी वर्ण होता है। और तू से हो गया त वर्ग। त वर्ग में कौन से वर्ण होते हैं? त थ द ध न। और ल से ल और श, ये जो सड़क वाला श बोलते हैं बच्चे इसको, ये होता है दंत्यष्कार, अर्थात तालव्यष्कार, मूर्धन्यष्कार और दंत्यष्कार। इन तीनों स्कारों में ये ही अंतर होता है। इसको अच्छे से वर्णों को उच्चारण करेंगे तब हमें पता लगता है कि इनमें क्या फर्क है। तो ल और श, इन वर्णों का उच्चारण हमेशा जो यहाँ पे आए हैं, लरी त थ द द न ल श, इनको हम दांतों से, जैसे हमारी जीभ है, जीवा है, जीवा से हम लरी बोलेंगे, लरी हमारे दांतों को स्पर्श कर रही है। आप एक बार प्रैक्टिकली बोल के देख सकते हैं, लरी त थ ध ध न ल श। इन वर्णों का उच्चारण करते समय दंत, हमारी जीभ है जो दंत भाग से स्पर्श करती है और दंत को स्पर्श करते हुए निकलती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान दंत है। ओष्ठ है उपपद्यमानिया नाम ओष्ठ। उ से हर्ष उ और दीर्घ उकार हो गया। पु से प वर्ग। प वर्ग में कौन से हैं? प फ भ भ म। और ओष्ठ अर्थात प और फ, प फ भ भ म, ये सब ओष्ठ। जब हम उच्चारण करेंगे इन वर्णों का तो हमारी जिह्वा ओष्ठ भाग से स्पर्श करती हुई निकलती है, इसलिए इनको ओष्ठ से ही इनका उच्चारण स्थान होता है। तो इसके बाद नासिका। यम गणनम नासिका च, अर्थात सभी वर्णों का जो अंतिम अक्षर है, यम गणनम, इनको हम नासिका से भी उच्चारण कर सकते हैं। कंठ तालु है। एधि तो कंठ तालु, अर्थात ए और ऐ। बताया था कि भी कुछ कंठ और तालु दोनों से होते हैं, ए और ऐ, इन दोनों को कंठ और तालु से भी उच्चारण करते हैं, ए ऐ ऐसे। कंठोष्टम। ओधो तो कंठोष्टम, ओ औ। ओ औ को हम कंठ और ओष्ठ, गले से और कंठ से और ओष्ठ से उच्चारण करते हैं। उसके बाद है दंतोष्ठम। वकार से दंतोष्ठम, वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ है, जैसे व। एक है जिह्वामूलम। जिह्वामूल यस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूल है जो हमारा, जिह्वामूल का क और ख, इसमें आगे दिखाएंगे कि जिह्वामूल कैसे होता है। जिह्वामूल का जिह्वामूल से उच्चारण होता है। और नासिका अनुस्वारस्य है, अनुस्वार का नासिका भाग से उच्चारण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये वर्णों के उच्चारण स्थान हम कर सकते हैं। जैसे ये आ गया जिह्वामूल। जिह्वामूल, जिह्वामूली से जिह्वामूलम। जिह्वामूल होता है क और ख से पहले अर्ध विसर्ग के समान जो ये चिन्ह होता है, इसको हम जिह्वामूल कहते हैं। इसका उच्चारण जिह्वामूल के मूल जिह्वामूल से ही होता है। जिह्वामूल से जिह्वामूलम, क ख से पहले जो अर्ध विसर्ग सदृश है, निशान चिन्ह है जो ये, इसको हम जिह्वामूल कहते हैं। 9वीं 10वीं वाले बच्चों के लिए इतना ही जानना काफी है। और जो यहाँ पे ये मुखाकृति दिखाई गई है, तो इसके अनुसार भी हम समझ सकते हैं कि कौन सा वर्ण किस भाग से उच्चरित होता है। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है नासिका। नासिका से कौन से हैं? यम गणनम नासिका च। सभी वर्णों का जो वर्गों का अंतिम अक्षर है वो नासिका भाग से उच्चारित होता है। और ये आ गया फिर र लय दंत मूल से।
दंत है, जैसे तवर्ग दांतों से हवा स्पर्श करते हुए यहाँ पे आएगी, तो दांतों से जो निकलती है उसको दंत है बोलते हैं। जैसे लरी तुलसा नाम दंत है, तो लरी और तवर्ग त थ ध ध न लर और श। और दंतोष्ठ वकारश दंतोष्ठम, वह है जो ये दंत और ओष्ठ से होता है। और उपपदमानिया नाम ओष्ठौ, उकार पवर्ग प फ भ भ म, ये ओष्ठ से होते हैं। ये आ गए यहाँ पे उदो तो। और ऋटुषाणाम मूर्धा, ये मूर्धा भाग है हमारा, जो यहाँ पे ये जीभ के ऊपर जो जैसे यहाँ पे गले आ जाते हैं कई बार, इसको हम मूर्धा का भाग बोलते हैं। तो इनको रिकार ट वर्ग री ट ठ ढ ढ ण र और श, इनको मूर्धा से उच्चारित करते हैं। तालव्य, तालव्य जो हमारा जीवा के नीचे एक भाग होता है, इसको तालु बोलते हैं। जो ई च छ छ ज य श, ये तालव्य। कंठ तालु एधे तो कंठ तालु, ये यहाँ पे कंठ और तालु का पार्ट होता है। एधे तो कंठ तालु और कंठ ओष्ठ, ये यहाँ पे वो आ गया हमारा कंठ। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ, जो गले के बिल्कुल नीचे से जो स्पर्श करती हुई हवा निकलती है उसको कंठ बोलते हैं। तो इस प्रकार हम इन वर्णों को इस मुखाकृति के माध्यम से भी समझ सकते हैं। सभी वर्णों के जो उच्चारण स्थान है इस प्रकार दोबारा फिर एक बार बता देते हैं एक बार की। जैसे कंठ, सबसे पहले कंठ है। कंठ भाग से कौन से वर्ण होते हैं? अकु विसर्जनीय नाम कंठ, अ क ख घ ग अंग विसर्ग और है। तालु है, इचु ऐसा नाम तालु, ई च छ झ ज य और श। और मूर्धा, ऋटुषाणा मूर्धा, ऋटुषाणा मूर्धा, री ट वर्ग ट ठ ढ ढ ण र और श का मूर्धा उच्चारण होता है। दंत है जो लरी तुलसानाम दंतः, लरी त वर्ग त थ ध द न ल और श, ये दंत भाग से उच्चारण होता है इन वर्णों का। और ओष्ठ, उपपद्यमानिया नाम ओष्ठौ, उकार प वर्ग प फ भ भ म, ये उच्चारण उनका ओष्ठ भाग से होता है। नासिका है जो यम गणनम नासिका च, सभी वर्गों का अंतिम अक्षर। च का अर्थ है कि भाई ये वहां से तो होते ही है, जैसे य है अंग नयनम, जैसे पै वर्ग में पै फ भ भ मैं, अंतिम अक्षर पै वर्ग का मैं, वहां से भी होता है। और इनका उच्चारण नासिका भाग से भी होता है, इसलिए च आया है। कंठ तालु, एधे तो कंठ तालु, ए आई, इनको कंठ और तालु से। और कंठोष्ठ, ओधो तो कंठोष्टम, ओ औ को कंठ और ओष्ठ से। और वकार से दंतोष्टम, वह वर्ण है जो इसको दंत और ओष्ठ से उच्चारित करते हैं। और नासिका से जो अनुस्वार वर्ण होता है हमारा, इसको हम नासिका से उच्चारित करते हैं, नासिका अनुस्वारस्य। और जिह्वामूल्य से जिह्वामूलम। इस प्रकार ये हमारे उच्चारण स्थान स्पष्ट हैं। 9वीं 10वीं वाले बच्चों के लिए ये उच्चारण स्थान संस्कृत वर्णमाला पहले बता दी गई थी, तो इन वर्णों को अच्छे से समझ के ही हम, कोई शंका है तो बच्चे जो स्कूल का विद्यालय का ग्रुप बनाया हुआ है उसमें भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जेतु संस्कृतम जेतु भारतम।